Today, we will start with the ninth chapter in psychology, that is organizational psychology. So, before moving on to what is organizational psychology, let us understand what is organization. Because organizational psychology समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. सो बेसिकली अगर हम कहीं पे विजिट करते हैं लाइक बैंक, हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस स्टेशन और एक्सेट्रा, तो वहाँ पे जो हमें कुछ कॉमन चीज़ें देखने मिलती है, दैट इज़ बिल्डिंग, स्टाफ एंड मशीन्स. सो ये जो तीन चीज़ें हैं वो बहुत कॉमन है. हम बैंक जाएंगे तो वहाँ पे बिल्डिंग है, स्टाफ है, उनकी मशीन्स होती है. सेम वे अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे है. सो जहाँ पे ये सब तीन चीज़ें मिले उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन. बहुत लेमन टर्म है, हम आगे समझेंगे एग्जैक्टली क्या होता है. बट जहाँ पे हमें ये तीन चीज़ें देखने मिलती है वहाँ पे जो प्लेस है उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. सो जो ऑर्गेनाइजेशन है हम सिंपली कह सकते हैं वहाँ पे बिल्डिंग होती है, स्टाफ मेंबर्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, और मशीन्स या फिर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, जिस टाइप की सर्विस है उस टाइप से वहाँ पे अवेलेबल होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि स्कूल है तो वहाँ पे बिल्डिंग होगी अपनी स्कूल की, ठीक है. स्टाफ में टीचर्स होंगे, प्रिंसिपल होंगे, क्लर्क, सर्वेंट्स, ये सब होंगे. एंड मशीन्स में हमारे क्या हो जाएंगे, इक्विपमेंट्स में क्या हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, कंप्यूटर, बुक्स एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें हमारी आ जाएगी मशीन्स के अंदर. तो जहाँ भी ये तीन चीज़ें हमें देखने मिले हम उसको बेसिकली टर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन. नाउ दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ऑर्गेनाइजेशन बनाना क्यों ज़रूरी है. सो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि सिर्फ एक सिंगल इंसान कोई गोल को अचीव नहीं कर सकता है. सो कोई गोल है और उसको अचीव करना है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन का होना ज़रूरी है. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का दिया गया है, दैट इज़ पोस्ट ऑफिस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन. नाउ यहाँ पे क्या होता है कि जो पोस्ट ऑफिस है वो काफ़ी सारी सर्विस ऑफर करती है. लाइक जैसे जो पोस्ट है वो डिलीवर करना है, पार्सल डिलीवर करना है, फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है. सो बेसिकली अगर कोई स्ट्रक्चर ना हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन ना हो तो वो नहीं कर पाएंगे. दैट इज़ के मान लो कि जो अगर पोस्टल डिपार्टमेंट ना हो तो कंट्री में सर्विसेज देना पॉसिबल नहीं है. तो एक या दो इंसान जो है अगर उनको सर्विस देनी है तो वो चीज़ नहीं कर सकते हैं. तो उसके लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है. So, in order to attain the goals of organization, group and individual, organizations have come into existence which a single person cannot accomplish. So, organization इसलिए बनाई जाती है कि जो सिंगल पर्सन जो गोल है वो अटेन नहीं कर पाए, सो दैट ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो साथ में जो ग्रुप या जो इंडिविजुअल है वो साथ आके जो है वो गोल अचीव कर पाए. सो बेसिकली ये जो है हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो है एक बेसिक जो लेमन टर्म में हम अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं वो क्लियर होता है. दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन के वहाँ पे हमें बिल्डिंग, स्टाफ और मशीन्स देखने मिलते हैं. और ये जो स्टाफ है, जो पीपल है, वो साथ में क्यों आते हैं, बिकॉज उनका एक कॉमन गोल है, एक शेयर्ड गोल है, एंड वो उनको जो है अटेन करना है, जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करना है. एंड दैट्स वाई दे कम टुगेदर एंड दे वर्क टुगेदर. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो जैसे कि हमने ऊपर समझा कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उसमें बिल्डिंग, स्टाफ और मशीन्स होते हैं. सो बेसिकली अगर हम सिर्फ इतना ही कह दें कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बिल्डिंग होगा या स्टाफ होगा या फिर जो है मशीन्स होंगे, तो हम उसको ऑर्गेनाइजेशन लाइक नहीं कह सकते हैं. वाई? बिकॉज जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन चीज़ है दैट इज़ कि उसको जो एक कॉमन गोल है वो अटेन करना है. सो सिर्फ बिल्डिंग, स्टाफ और मशीन्स के बेसिस पे वो गोल अटेन नहीं किया जा सकता है. ऑर्गेनाइजेशन को जो है कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर वो उनको गोल अटेन करना है तो. जैसे कि मान लो कोई बैंक्स है तो उनको जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे. अगर स्कूल है तो उनको टीचिंग प्रोवाइड करनी है. अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अगर प्रोवाइड करना है तो उसके लिए रेलवे वाले जो है ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ है. सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये तीनों चीज़ें होना, दैट इज़ बिल्डिंग, स्टाफ और मशीन होना, उसके साथ में जो कॉमन गोल है वो भी होना, ठीक है. लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन हम तब तक टर्म नहीं कर सकते हैं अगर वो कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं तो. So, in order to attain such goals in the organization, coordination of individual and group efforts are required. सो बेसिकली हमें जो कॉमन गोल जो है वो अटेन करना है तो उसके लिए जो है कोऑर्डिनेशन जो बहुत ज़रूरी होता है इंडिविजुअल और ग्रुप्स के बीच में. नाउ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं उनको अपना खुद का वर्क असाइन कर दिया जाता है और वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उनको काम पूरा करना है, और इसी के लिए उनको पावर और राइट्स भी दिए जाते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी कैन टेक लाइक अगर कोई क्लास चल रही है, क्लासरूम में क्लास चल रही है एंड जो है टीचर कोई रीज़न की वजह से बाहर जाते हैं. नाउ अगर मान लो कोई भी एक स्टूडेंट खड़ा होकर उस क्लास को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो वो नहीं कर पाएगा. वाई? ना ही उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और ना ही उसके पास वो चीज़ करने की अथॉरिटी है और उसको कोई नहीं मानेगा. लेकिन वहीं पे अगर जो टास्क है वो डिवाइड कर दिया जाए, जैसे कि टीचर अगर बाहर जा रहे हैं वो अपना टास्क जो है क्लास कंट्रोलिंग का वो डिवाइड करके कोई मॉनिटर बना जाए, तो मॉनिटर को जो है टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जा रही है एंड ऑल्सो उसके पास अथॉरिटी है.
और अब अगर वो स्टूडेंट क्लास को मैनेज करता है तो क्लास जो है वो मैनेज हो जाएगी। वाई? बिकॉज टीचर ने जो है उसको काम डेलीगेट किया है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके साथ अथॉरिटी भी दी है। सो दैट्स वाई इस तरह से जो है ऑर्गेनाइजेशन में भी जो है वर्क डिवाइड किया जाता है इंडिविजुअल्स के बीच में, और उस तरह से जो है छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स पूरे करके जो है एक बड़ा जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो पूरा किया जाता है। So in this way, organization is a collective unit made up of various parts or divisions or roles. So we can say that जो organization है वो collective unit है various parts का, divisions का या roles का, okay? And every part or role does its special work but also works interdependently with other parts and worked in planned manner. So basically अगर कोई department जो create किया गया है या फिर जो roles and divisions create किए गए हैं कोई organization में, तो उनका खुद का एक individual role भी रहता है, but उसी के साथ में वो interdependent भी रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल मान लो, तो जो हॉस्पिटल के रिसेप्शन का काम है वो उसका अलग से काम है। सेम वे जो वहाँ के नर्सिस है उनका अलग से काम है, डॉक्टर्स का जो है अलग से काम है। लेकिन ये तीनों ही जो डिपार्टमेंट है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। जैसे कि मान लो अगर रिसेप्शन नहीं होगा तो फाइल्स वगैरह कौन क्रिएट करेगा, और अगर मान लो कि डॉक्टर अगर ट्रीट कर रहे हैं लेकिन उनको नर्स का असिस्टेंस नहीं है तो वहाँ पे जो है उनका काम बढ़ जाएगा। सो इन अ वे ये जो रोल्स है, जो डिपार्टमेंट्स है वो इंटरडिपेंडेंट रहते हैं और वे उन लोग जो है इंडिपेंडेंट भी है। सो इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स है दे आर इंडिपेंडेंट एज वेल एज दे आर इंटरडिपेंडेंट। ओके, so now let us move on to the definition of organization. So over here the definition is given is that so an organization is a rational coordination of the individual or group efforts and activities. So organization में क्या होता है, organization किसको कहते हैं, जहाँ पे rational coordination है किसका, individual और group efforts and activities का। और ये coordination हमें क्यों देखने मिलता है, for attainment of some commonly shared goals or agreed upon objectives and goals. सो बेसिकली कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव है या कॉमन गोल्स है उसको अटेन करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए ये जो कोऑर्डिनेशन है वो हमें देखने मिलता है इन द इंडिविजुअल ग्रुप एफर्ट्स और एक्टिविटीज़ थ्रू डिवीजन और लेबर एंड फंक्शंस। और किसके बेसिस पे कोऑर्डिनेशन होता है, थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर और फंक्शंस। नाउ यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसका मीनिंग है जो काम है उसको डिवाइड कर दिया गया है, जो वर्क है उसको डिवाइड कर दिया गया है, या फिर जो फंक्शंस है उसको डिवाइड कर दिया गया है। सो इसके बेसिस पे जो फंक्शंस जो है या जो काम है उसको डिवाइड करते हैं लोगों के बीच में, उससे जो कोऑर्डिनेशन रिजल्ट होता है। एंड थ्रू हायरार्की ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इसके साथ में जो है हायरार्की होती है पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की। नाउ हायरार्की का मतलब होता है कि कौन टॉप पे है, कौन उसके नीचे अंडर में आएगा, कौन उसके अंडर में आएगा। तो इस वे में एक चैनल जो जाता है उसको हम हायरार्की कहते हैं, और वो हायरार्की किसकी होती है, पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इफ़ यू कैन इमेजिन जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं। सो इस तरह से हम इसके 3 डिवीजन कर सकते हैं। सो ये 3 लेवल, जो ये सबसे टॉप है उसको हम टॉप लेवल कहते हैं, ये मिडिल को हम मिडिल लेवल, एंड दिस इज़ द बॉटम लेवल। सो इस तरह से जो है यहाँ पे हायरार्की फॉर्म होती है। दैट इज़ जो सबसे टॉप लेवल है उनके पास हाईएस्ट पावर, अथॉरिटी रहती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। उसके बाद में जो मिडिल लेवल आता है उसमें थोड़ी पावर जो है कम हो जाती है और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी उनको कम हो जाती है। एंड सेम वे इसी बेसिस पे जो है जो बॉटम लेवल है वो आता है। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता है इंडिविजुअल ग्रुप एफर्ट्स एंड एक्टिविटीज़ का, जिससे जो है वो कॉमनली शेयर्ड या फिर जो गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव कर पाए। और वो किस तरह से कर पाते हैं, वो डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं और फंक्शंस करते हैं, दैट इज़ जो काम है उसको डिवाइड करते हैं। और ऑल्सो वहाँ पे जो है हायरार्की होती है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके अंडर में आता है। वो हायरार्की किसकी होती है, पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी हैव द अदर डेफिनेशन एज वेल, that is organization is consciously compiled social unit which is made up of 2 or more people which continuously functions to attain common goals or goal. सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक कॉन्शियसली कंपाइल्ड सोशल यूनिट है। अब सोशल यूनिट क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे जो है ह्यूमन बींग्स की हम बात करें, सो दैट्स वाई हम इसको कॉन्शियसली कंपाइल्ड सोशल यूनिट कहते हैं। अब कंपाइल्ड मतलब जो है एक साथ में कंबाइन करना, और कॉन्शियसली मतलब बहुत ध्यान से रैशनली सोच के करना। सो सोच के जो हम जो सोशल यूनिट फॉर्म करते हैं, और ये जो सोशल यूनिट है वो किससे बना है, इट इज़ विच इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर पीपल। यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो है देखने मिलते हैं और वो कंटिन्यूसली फंक्शन करते हैं कॉमन गोल को अटेन करने के लिए। So this was about the organization. So now we understood the meaning and the definition. So let's move on to the characteristics of organization. Now ये characteristics of organization बहुत easy है। अगर meaning और definition समझ आ गया है तो सारे characteristics हमें वहीं से मिल जाएंगे। जो meaning है, जो definition है, उसी के basis पे जो है हमें characteristics देखने मिलते हैं। So the first characteristics of organization is common goals. So we know that organization एक specific goal के लिए बनता है और उसको attain करने के लिए जो है organization work करता है।
नाउ यहाँ पे ये चीज़ अटेन करने के लिए सारे पर्सन जो है उनको डिफरेंट रोल्स दिए जाते हैं. नाउ भले ही वो इंडिविजुअल डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो एक ही है कि उनको कुछ अचीव करना है और वो कॉमन गोल होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई एयरलाइंस का एग्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ पे आपको एयर हॉस्टेस भी दिखेंगे, पायलट्स भी दिखेंगे और जो ग्राउंड वर्कर्स है वो भी दिखेंगे. सबका जो वर्क है अलग है. एयर हॉस्टेस जो है पैसेंजर्स को सर्व करते हैं, जो पायलट है वो प्लेन फ्लाई करते हैं, एंड जो ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर्स है वो लगेज वगैरह कैरी करते हैं, जो बाकी और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स है वो करते हैं. सो बेसिकली सबके वर्क अलग है, लेकिन उनका गोल क्या है, एक ही है कि जो फ्लाइंग की सर्विस है वो प्रोवाइड करनी है. सो इस तरह से जो है ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल रहता है और उसके लिए जो है वो काम करते हैं. नाउ सेकेंड इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स. सो ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई गोल अटेन करना है तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है उनके बीच में. सो फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने एयरलाइंस का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर कोई गोल अचीव करना है, दैट इज़ कि फ्लाइंग सर्विस उनको प्रोवाइड करनी है, तो जो उनका ग्राउंड लेवल है और जो पायलट है, जो एयर हॉस्टेस है, उनको जो है कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ेगा. अदरवाइज जो वर्क है वो हेवे हो जाएगा और वो गोल जो है अटेन नहीं हो पाएगा. सो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स बहुत ज़रूरी है. देन द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिविजन ऑफ लेबर. सो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन उसके वेरियस फंक्शंस होते हैं और ये फंक्शंस को जो है अटेन करने के लिए जो वर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एंड उसको हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं. नाउ सच ए डिवीजन इज़ बेस्ड ऑन अ टाइप ऑफ टास्क अ पर्सन इज सपोज टू परफॉर्म. सो पर्सन को किस तरह का टास्क जो है परफॉर्म करना है उसके बेसिस पे जो है डिवीजन किया जाता है. एंड सो एम्प्लॉयज़ आर असाइंड टास्क ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटीज़ एंड स्किल्स एंड दे आर ट्रेंड फॉर द स्पेसिफिक ड्यूटीज़. तो जो एम्प्लॉयज़ को जो टास्क असाइन किया जाता है, जो काम दिया जाता है, वो उनकी एबिलिटीज़ और स्किल्स के बेसिस पे दिया जाता है. एंड कई बार क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक ड्यूटीज़ के लिए जो है उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है. सो दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. Then the fourth and the last one is responsibility and authority. So what happens is कि अगर कोई आपको गोल अचीव करना है, कोई काम अगर पूरा करना है, तो वो सिर्फ काम ऐसे ही पूरा नहीं होगा, उसके साथ में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी ज़रूरी है. दैट इज़, जैसे कि हमने देखा क्लास के एग्जाम्पल में, अगर कोई स्टूडेंट ऐसे ही खड़ा हो जाता है क्लास को कंट्रोल करने, तो वो नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल उसके पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तब तक. सो जो ये गोल अटेन करना है, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन अपॉन द एक्सटेंट टू विच ईच इंडिविजुअल फुलफिल्स हिज असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो गोल अचीव होगा या नहीं होगा वो उस पर डिपेंड करता है कि जो इंडिविजुअल को काम दिया गया था वो किस तरह से उसको पूरा कर रहा है या फिर वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. Now, in order to attain the goals of the organization, monitoring and controlling at various levels of organization is necessary. सो इफ़ यू वांट टू अटेन दी गोल्स, तो वहाँ पे जो है कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ ज़रूरी है एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब यहाँ पे कौन से लेवल्स की बात हो रही है, तो हमने जो ये ट्राइंगल देखा था उसके अंदर जो हमने बनाया था टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड बॉटम लेवल. सो हर लेवल पे एक कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ होती है जो कि उसको करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो है गोल्स अटेन नहीं हो पाएंगे. सो कॉमनली इन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ डेफिनेट हायरार्की ऑफ पावर एंड अथॉरिटी. सो इसी के साथ जो है ऑर्गेनाइजेशन में एक डेफिनेट जो हायरार्की होती है पावर और अथॉरिटी की, वो हमें दिखने मिलती है. सो दिस वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज़ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. सो वी नो दैट कि ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल होता है, वो जो है अटेन करने के लिए जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है अंडरटेक करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड उसी बेसिस पे जो है वो काम करते हैं. नाउ यही ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग देखते हुए और जो ऑर्गेनाइजेशन कैसे फंक्शन करते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमने वो देखे. सो उसके बेसिस पे जो है हमें फंक्शंस मिलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. सो बेसिकली देयर आर 6 मेन फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो द फर्स्ट फंक्शन इज़ वर्क स्पेशलाइजेशन. सो जो वर्क स्पेशलाइजेशन है वो डिपेंड करता है कि काम कैसा है. सो ऑन द नेचर ऑफ द वर्क, जो वर्क स्पेशलाइजेशन है वो डिपेंड करता है. जैसे कि कुछ टास्क होते हैं वो एक सिंगल इंडिविजुअल भी कर सकता है और कुछ टास्क होते हैं जो सिंगल इंडिविजुअल नहीं कर सकता है. सो ऐसे जो टास्क होते हैं उनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और वो डिफरेंट पार्ट जो है डिफरेंट वर्कर्स परफॉर्म करते हैं. सो वर्क स्पेशलाइजेशन का मोटो क्या है कि एक सर्टेन एक्टिविटी एक इंडिविजुअल को देना सो दैट वो इंडिविजुअल उसमें एक्सपर्ट हो जाए एंड उसके एक्सपर्टाइज के बेसिस पे जो है काम और अच्छे से हो सकता है और फिर जो है बहुत शॉर्ट टाइम में भी हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं. सो दिस इज़ द वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ द सेकंड फंक्शन इज़ डिपार्टमेंटलाइजेशन. नाउ यहाँ पे क्या होता है कि जो ड्यूटीज़ और टास्क होती है उसको हम साथ में एक ग्रुप कर देते हैं और उसको हम जो है डिपार्टमेंट क्रिएट कर देते हैं एंड दैट्स वाई इट इज़ नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन. नाउ जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है उसमें मतलब जो हम डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, दोज डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ड्यूटीज़ एंड टास्क. तो जो ड्यूटीज़ और टास्क कैसे है उसके बेसिस पे जो है हम ग्रुप्स क्रिएट करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो मान लो जहाँ पे लाइक फाइनेंस की बात हो रही है तो हम एक फाइनेंस डिपार्टमेंट क्रिएट कर देते हैं.
अगर जो है लाइक रिक्रूटमेंट करना है, किसी को सिलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइजेशन में किसी को हायर करना है, तो वैसे डिपार्टमेंट हम क्रिएट करते हैं, उसको हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कहते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर हमें कुछ सेलिंग करनी है, कुछ प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ हमें डिपार्टमेंट क्रिएट करना है, तो उसको हम सारे एक्टिविटीज को ग्रुप करके जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर टर्म कर देते हैं। तो इस वजह से जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट होते हैं। नाउ ये जो ग्रुप करते हैं हम एक्टिविटीज़ का, उसका इफेक्ट क्या होता है कि उसका ये एक तो ये बेनिफिट है कि कोऑर्डिनेशन बहुत ईजी हो जाता है, और साथ ही में जो है एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है। सो दैट्स व्हाई डिपार्टमेंटलाइजेशन इज डन, एंड दिस इज़ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन द नेक्स्ट वन इज चेन ऑफ कमांड। नाउ चेन ऑफ कमांड में क्या होता है कि इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द हायरार्की फ्रॉम टॉप टू बॉटम पोजीशन। सच लाइन ऑफ अथॉरिटी क्लैरिफाइज हु रिपोर्ट्स टू whom. It tells the worker whom to contact if there is danger or problem. सो चेन ऑफ कमांड में क्या होता है, हायरार्की सेट होती है, मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा। सो जैसे कि हमने वो ट्रायंगल समझा था ऑर्गेनाइजेशन का, यहाँ पे हमारा टॉप लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया और बॉटम लेवल हो गया। सो जो टॉप लेवल है वो मिडिल लेवल को कमांड करेंगे, मिडिल लेवल जो है बॉटम लेवल को कमांड करेंगे। और इसी वे में अगर जो बॉटम लेवल है उसको कुछ दिक्कत है तो वो मिडिल लेवल को बोलेंगे, और जो मिडिल लेवल है वो टॉप लेवल को बोलेंगे। सो इस तरह से जो है हायरार्की डिफाइन होती है टॉप से बॉटम पोजीशन तक में। और ये जो अथॉरिटी डिफाइन होती है वो क्लियरली ये बताती है कि किसको रिपोर्ट करना है, और अगर सपोज अगर कुछ रिपोर्ट करना है या फिर जो है कुछ डेंजर है तो कौन किसको बताएगा। नाउ दिस चेन ऑफ कमांड इंक्लूड्स टू थिंग्स, दैट इज़ अथॉरिटी एंड यूनिटी ऑफ कमांड। नाउ अथॉरिटी में क्या होता है कि जो कमांड है वो सबॉर्डिनेट को दिया जाता है, एंड जिसने ये कमांड दिया है, जो अथॉरिटी है, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिसको सबॉर्डिनेट को ये लाइक कमांड दिया गया है वो इसको फॉलो करेगा और वो जो है कमांड को फुलफिल करेगा। नाउ जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो ये कहता है कि जो एक सबॉर्डिनेट है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही हायर अथॉरिटी होनी चाहिए जिसको जाके डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकता है। और अगर ये यूनिटी ऑफ जो कमांड है या जो चेन ऑफ कमांड है अगर वो लाइक टूटता है तो सबॉर्डिनेट हैज़ टू फेस कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स एंड कमांड्स फ्रॉम सेवरल सुपीरियर्स। सो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या हो गया बेसिकली, जैसे कि जो एक पर्सन है वो डायरेक्टली सिर्फ एक को ही रिपोर्ट करेगा, मतलब उसके ऊपर सिर्फ एक ही बॉस रहेगा। सो अगर मान लो अगर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, एक पर्सन को जो है काफ़ी लोग कमांड दे रहे हैं, काफ़ी लोग जो है उसको काम बोल रहे हैं ये कर वो कर। सो इसमें क्या होगा कि जो वो इंसान है वो लाइक कॉन्फ्लिक्ट डिमांड्स फेस करेगा, और उसके साथ जो है काफ़ी सारे जो सेवरल सुपीरियर्स है वो उसको कमांड करना शुरू कर देंगे एंड वर्क नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई द चेन ऑफ कमांड इज़ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। नाउ स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि एक मैनेजर के अंडर में कितने सबॉर्डिनेट्स रहेंगे सो दैट वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली उनको लाइक सुपरवाइज कर पाए। सो अगर जो स्पैन है वो बहुत बड़ा होगा, मतलब जो वाइड होगा स्पैन, तो मैनेजर जो है हैंडल नहीं कर पाएगा और काफ़ी जो है उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएगी, और जो लीडरशिप स्किल्स चाहिए होती है उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको डायरेक्ट करने के लिए, वो ठीक से नहीं कर पाएगा। और सेम वे अगर स्पैन बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है, तो कंपनी को जो है बहुत सारे मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी और वो जो है काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा। सो बेसिकली अगर हम ये हायरार्की देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ पे टॉप लेवल पे सारे हमारे टॉप सीनियर्स आते हैं, जैसे कि सीईओ हो गए, सीएफओ हो गए, सीओओ हो गए। मिडिल लेवल पे जनरली मैनेजर्स आते हैं और बॉटम लेवल पे जो है हमारे वर्कर्स आते हैं। ना भी जो मिडिल लेवल पे जो मैनेजर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो नीचे वाले बॉटम लेवल के जो वर्कर्स हैं उनको हैंडल करें। सो बेसिकली अगर कोई मैनेजर है उसके अंडर में काफ़ी सारे जो वर्कर्स हैं अगर वो होते हैं तो वो ठीक से मैनेज नहीं कर सकता है उनको। वाई? बिकॉज उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर आ जाएगा और जो लीडरशिप स्किल्स है वो ठीक से नहीं उसको हैंडल कर पाएगा। और इसी के साथ अगर जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो बहुत कम है, दैट इज़ अगर जो मैनेजर है उसको बहुत कम एम्प्लॉयज़ को हैंडल करना है, तो इससे क्या होगा कि काफ़ी सारे मैनेजर्स जो है हमें यहाँ पे मिडिल लेवल पे एम्प्लॉय करने पड़ेंगे और एक तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कॉस्ट जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। सो दिस वॉज अबाउट द स्पैन ऑफ कंट्रोल। देन वी हैव द नेक्स्ट फंक्शन दैट इज़ सेंट्रलाइजेशन। नाउ दो वर्ड्स होते हैं, दैट इज़ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन क्या अडॉप्ट करता है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो टॉप मैनेजर्स है वही सारे डिसीजन लेंगे और जो उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको सिर्फ वो जो है डिसीजन लिए उनको फॉलो करना है, वो डायरेक्टिव्स जो है फॉलो करना है। नाउ जो डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है वो जो है टास्क के साथ कनेक्टेड है और उसके पास पावर रहता है कुछ डिसाइड करने के लिए। सो बेसिकली अगर मान लो डिसेंट्रलाइज्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे मैनेजर्स के पास भी राइट रहता है कि वो कुछ जो है अपने डिसीजन ले पाए। अब डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है कि हर एक जो लेवल है, जैसे कि जो हमारी ये हायरार्की है, सो यहाँ पे हर एक लेवल पे इंडिविजुअल के पास पावर रहता है, अथॉरिटी रहती है कि वो कुछ लेवल तक डिसीजन ले पाए। ना भी जो बॉटम लेवल के जो वर्कर्स होते हैं वी नो दैट कि उनके पास सबसे कम अथॉरिटी रहती है तो उनका डिसीजन पावर भी उतना कम ही रहेगा।
मिडिल लेवल पे जो मैनेजर्स होते हैं उनकी पावर जो है वैसे ही मिडिल लाइक मॉडरेट रहेगी, एंड जो हाई लेवल है उस पर जो बड़े डिसीजन लेने हैं वहाँ पे वो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है वो लेंगे. सो इस तरह से जो है डिसेंट्रलाइज जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क करता है. नाउ ये जो डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ उनके पास राइट रहता है, एंड ऑल्सो उनको एम्पावर करने के लिए जो है स्टेप्स लिए जाते हैं. बट इन ऑर्डर टू गेट गुड रिजल्ट्स डिसेंट्रलाइज अरेंजमेंट सिस्टम शुड बी कंटिन्यूसली इवेल्युएटेड. सो जो डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसको हमें इफेक्टिवली लाइक काम करवाना है तो उसके लिए जो है कंटिन्यूसली उसका इवेल्युएशन ज़रूरी होता है. सो इन दिस जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन को भी डिपेंड करता है कि कौन से जो काम है वो कर रहे हो, किस तरह से जो है उनको करना है, और उस वजह से जो है ये ऑर्गेनाइजेशन का वो स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होता है. एंड ऑल्सो जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होता है उससे जो डिसीजन की स्पीड है उस पर भी इफेक्ट आता है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी इफेक्ट आता है. दैट इज़ अगर कोई सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन जो है या जो टॉप लेवल है वो डिसीजन ले रहा है तो सबको कमांड कर देंगे, और अगर कोई डिसीजन लेना है तो बहुत ईजिली हो जाएगा. लेकिन अगर डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन जो टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है एंड देन बॉटम लेवल है, तो इसमें क्या होगा, इनके पास भी राइट है कुछ डिसीजन लेने का, इनके पास भी है और यहाँ पे भी है. सो बेसिकली होगा क्या, अब ये बॉटम लेवल को कुछ डिसीजन लेना है और कुछ ऐसा है तो उनको जो है मिडिल लेवल से कंसल्ट करना पड़ेगा. ना अगर मिडिल लेवल जो है क्लियरली उसको असर्टेन करे तो ठीक है, अदरवाइज दे हैव टू गो अप. सो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है डिसेंट्रलाइजेशन में, लेकिन वहीं पे डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है काफ़ी सारे व्यू पॉइंट्स मिलते हैं और डिफरेंट लोगों की जो है एक्सपर्टाइज हमें यहाँ पे यूज़ करने मिलता है. लेकिन हम यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन पे देखें जो सबको कमांड करते हैं तो यहाँ पे जो है जो सबकी एक्सपर्टाइज है वो यहाँ पे नहीं मिलेगी, एंड समटाइम्स जो है डिसीजन रॉन्ग भी हो सकते हैं. सो दिस वॉज अबाउट द सेंट्रलाइजेशन एंड द डिसेंट्रलाइजेशन. देन द लास्ट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ फॉर्मलाइजेशन. सो फिर फॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि ये जो एम्प्लॉय है उनको यहाँ पे बहुत कम फ्रीडम मिलती है उनके रोल प्ले करने के लिए. बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जितने भी टास्क है उनका एक यूनिफॉर्मली जो वे ऑफ डूइंग है, जो मेथड है वो डिसाइडेड होता है, एंड एम्प्लॉयज़ को उसी वे में जो है वर्क करना होता है. सो जब ऐसा कुछ होता है कि जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को किस तरह से वर्क करना है वो डिसाइड कर दिया जाए, उसको हम बोलते हैं फॉर्मलाइजेशन. मतलब सब कुछ जो है फॉर्मलाइज कर दिया जाता है. नाउ यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो सर्टेन डेफिनेट रूल्स और जो प्रोसीजर्स है वो फॉलो करते हैं, एंड इसके सर्टेन जो ये फॉर्मुलेशन उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी है. जैसे कि अगर जो फॉर्मुलेशन हो रहा है तो क्वालिटी मेंटेन रहती है, स्टैंडर्डाइजेशन रहता है, और डीमेरिट में ये होता है कि जो एम्प्लॉयज़ है वो खुद से जो है बिहेव नहीं कर सकते हैं और खुद से जो है डिसीजन नहीं ले सकते. तो समटाइम्स क्या होता है, कुछ यूनिक प्रॉब्लम आती है तो उनके पास उसका लाइक वे आउट नहीं होता है, बिकॉज दे हैव टू फॉलो द प्रोसीजर्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई हम अगर कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं तो उनका एक स्टार्टिंग में जो वे ऑफ टॉकिंग रहता है वो फिक्स्ड रहता है. उनको स्टार्टिंग में किस तरह से ग्रीट करना है, अगर जो कंज्यूमर है वो कोई इशू फेस कर रहा है तो उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, तो सब कुछ जो है वो फॉर्मलाइज रहता है, वो स्टैंडर्डाइज रहता है. सो बेसिकली फॉर्मुलाइजेशन में क्या होता है कि सब कुछ जो है वो यूनिफॉर्म कर दिया जाता है. दैट इज़ को जो मैथड्स है वो यूनिफॉर्म कर दिए जाते हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उसी तरह से वर्क करना होता है. सो दिस वर दी फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. So let's move on to the next topic, that is types of organizational structure. सो बेसिकली जो अथॉरिटी है, जो चेन ऑफ कमांड है, उसको मेंटेन करने के लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये जो है अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकते हैं. सो द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज सिंपल स्ट्रक्चर. सो ये सिंपल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो अथॉरिटी है वो सेंट्रलाइज रहती है, और जो एक इंडिविजुअल है वही जो है सारे जो डिसीजंस है वो लेते हैं. इसके अलावा जो फॉर्मलाइजेशन है वो बहुत मिनिमल होता है, और दैट्स वाई स्ट्रक्चर को हम सिंपल स्ट्रक्चर के साथ में जो है फ्लैट स्ट्रक्चर भी कहते हैं. नाउ इसमें क्या होता है, जो एक इंडिविजुअल होता है वो उसके पास अथॉरिटी होती है और उसके अंडर जो है कुछ लोग काम कर रहे होते हैं. जैसे कि जो फैमिली बिजनेस का जो एग्जांपल हो गया वो सिंपल स्ट्रक्चर का एग्जांपल होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे से दिया है कि एक सेल्स एजेंसी है, तो वो कुछ सेल्स एजेंट्स को हायर कर लेगा और जो है उस तरह से अपनी एजेंसी चलाता है वो बाय सेलिंग द गुड्स. नाउ ये जो टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी सिंपल होता है, और यहाँ पे बेसिकली अगर हम कुछ डायग्राम ड्रॉ करें तो इस तरह से हो जाएगा. जैसे कि ये हो गया सेंट्रल अथॉरिटी जो टॉप अथॉरिटी है, और उसके अंडर में जो है सर्टेन जो लोग आ जाएंगे. सो दिस इज़ बेसिकली द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है, एक इंडिविजुअल जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है बनाता है वो, और बाकी लोगों को वो दे देता है. सो दिस इज़ द सिंपल स्ट्रक्चर. नाउ द सेकेंड वन इज़ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर. अब ये ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो होता है वो बेसिकली जो है रूल्स, लॉज और जो रेगुलेशंस होते हैं उसको फॉलो करता है, और यहाँ पे जो है वर्क स्पेसिफिकेशन होता है, एंड दैट्स वाई इट इज़ नोन एज ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर. नाउ जैसे कि अगर आप कोई गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन अगर आप वो देखते हैं तो वहाँ पे बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है. सब कुछ जो भी रूल्स है, जो रेगुलेशंस है या जो लॉज है वो प्री डिफाइंड होते हैं, और जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनको उसी वे में वर्क करना होता है.
सो यहाँ पे ये जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है इसमें स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो पावर्स होती है वो डिफाइन होती है, साथ ही में जो बेसिक चेन ऑफ कमांड है वो भी एस्टेब्लिश रहता है। ना यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे लिबर्टी नहीं होती डिसीजन की इतनी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू सिंपल स्ट्रक्चर। अब सिंपल स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही इंसान है जो डिसीजन ले रहा है, जो टॉप है, हेड ऑफ दी लाइक डिपार्टमेंट या फिर जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो लाइक डिसीजन ले रहा है, तो उसके पास राइट्स है, वो कैसे भी जो डिसीजन है वो ले सकते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि लिबर्टी नहीं होती डिसीजन के लिए। वाई? बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर है वो दैट इज़ बेस्ड ऑन रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशंस। सो वही चीज़ फॉलो करनी होती है। अब यहाँ पे इसका सबसे बड़ी वीकनेस क्या आती है स्ट्रक्चर की, कि जो स्ट्रक्चर है उसको जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। और अगर ऐसे में कोई एक यूनिक केस आ जाए और जिसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइंड नहीं है, तो उसके ऊपर जो है डिसीजन पोस्टपोन कर दिया जाता है और उस पर जो है इमीडिएट जो चेंजेस है वो नहीं कर सकते। और सेम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एस्टैब्लिश किए गए हैं वो भी इजीली चेंज नहीं होते हैं। बट ये जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उससे एक स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म होता है एंड वो एक स्टैंडर्ड वर्क जो है वो हो पाए। सो एक तरह से ये भी जो है उसका बेनिफिट भी है ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर का। सो दिस वॉज अबाउट ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, जहाँ पे रूल्स, रेगुलेशंस और लॉज के बेसिस पे जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मली वर्क करती है, दैट इज ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। ओके, देन द लास्ट वन इज मैट्रिक स्ट्रक्चर। अभी मैट्रिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे कि अभी तक हमने बात की वो बहुत सिंपल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ली, बट जो बेसिकली अगर हम ऑर्गेनाइजेशन देखें वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है और उसमें इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ होती है। जैसे कि हम अगर मान लो डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं वर्क का, उसमें हमने फाइनेंस का डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया, मार्केटिंग का कर दिया, ह्यूमन रिसोर्स का कर दिया। सो ये सारी एक्टिविटीज़ कैसी है, इंटरडिपेंडेंट है। दैट इज़ अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है फाइनेंस रिलीज़ नहीं करेगा तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले जो है प्रोडक्ट्स जो है बाय नहीं कर पाएंगे। सेम वे अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो फंड्स रिलीज़ नहीं करेंगे तो जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो अपने जो वहाँ से जो सैलरीज रिलीज़ करनी है वो एम्प्लॉयज़ को नहीं पे कर पाएंगे। सेम वे अगर जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो ठीक से जो है अगर जो स्टाफ है वो रिक्रूट नहीं कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो है काम ठीक से नहीं होगा, तो वहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट सफ़र करेगा। एंड सेम वे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसको सफ़र करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज जो इनकम्पिटेंट स्टाफ है उसके ऊपर उनको जो है अपना फाइनेंस स्पेंड करना पड़ रहा है। सो बेसिकली इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी सारी एक्टिविटीज़ इंटरडिपेंडेंट होती है। नाउ इस ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वहाँ पे जो मैट्रिक स्ट्रक्चर है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है। दैट इज़ यहाँ पे क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं और हर डिपार्टमेंट की जो है अथॉरिटी उनको दे दी जाती है, जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं उनको दे दी जाती है। सो इन अ वे मैट्रिक स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि जो डिपार्टमेंट्स है वो एक अलग यूनिट भी है लेकिन साथ में वो इंटरडिपेंडेंट भी है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे जो है एग्जाम्पल आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी और उन सब का दिया हुआ है। सो बेसिकली जो कॉलेजेस है वो भी जो है एक तरह से मैट्रिक्स डिपार्टमेंट फॉलो करते हैं। वाई? बिकॉज दे हैव सर्टेन डिपार्टमेंट्स लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, लाइब्रेरी, टीचिंग। सो बेसिकली इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट है, बट ये सारे डिपार्टमेंट जो है इंटरडिपेंडेंट है। नाउ ये जो डिपार्टमेंट्स है वो वहाँ पे अलग अलग कोर्सेज चलाते हैं, दैट इज़ BA, BSc, BCom, MA, MSc, PhD एक्सेट्रा। सो इससे क्या होता है, ये इनका प्रोडक्ट हो गया। जो ये कोर्सेज है वो एक तरह से वो प्रोडक्ट हो गया। और जो मेंबर है इस स्ट्रक्चर के उनके पास डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, एक तो फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और एक दूसरा होता है कि जो उनका प्रोडक्ट ग्रुप है उसको वो मैनेज करें। सो बेसिकली जैसे कि जो लेक्चरर है साइकोलॉजी के, सो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं BA और MA के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और साथ ही में जो कॉलेज प्रिंसिपल है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनको भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो इस तरह से अगर आप देखो तो एक जो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जो पूरा कॉलेज हो गया, उसके लिए भी वो साइकोलॉजी के टीचर जो है रिस्पॉन्सिबल है। एंड अगर जो स्टूडेंट्स की बात करें, जो BA या फिर MA जो साइकोलॉजी में करते हैं उनकी बात करें, तो उनके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आप देखो तो इन अ होल एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉलेज, उसको भी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, और इन अ वे डिपार्टमेंट है BA और MA का, उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है। सो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट्स है उनके अलग से हेड्स क्रिएट कर दिए जाते हैं, डिपार्टमेंट्स बना दिया जाता है, एंड वो एक इंडिपेंडेंटली भी वर्क करते हैं, साथ ही में जो है वो इंटरडिपेंडेंटली भी वर्क करते हैं। सो दिस वॉज अबाउट द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। सो ओवर हियर वी कंप्लीट दी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ के ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, और कौन से स्ट्रक्चर्स जो है वो फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द मैनेजर्स। ओके।